Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर है प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। कल से मध्य प्रदेश का विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर एक बार फिर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही शुरू हो गए हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के साथ साथ जो है विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाए और सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि सरकार पहले से ही जानती थी कि ऐसे नियम कायदों के पेंच में फंसकर पंचायत चुनाव को निरस्त कर दिए जाएंगे और उसी तरह से जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे वहीं ठीक जो है सरकार के पक्ष से ये आरोप लगाया गया कि ओबीसी आरक्षण के मसले पर जो है ये जो सुनवाई हुई है, ये सुनवाई कांग्रेस के द्वारा जब जो याचिका दायर की गई थी उसके सुनवाई में ये सुनवाई हुई है। इसलिए अब जो ओबीसी आरक्षण को हटाने की जो सुनवाई में जो बात कही गई थी कि जिन ओबीसी आरक्षण को लेकर जो रोटेशन प्रक्रिया को लेकर जो सवाल उठाए गए थे उन तमाम चीज़ों पर लेकर जब फैसला हुआ तो ये चीज़ें स्पष्ट हुई कि 27% ओबीसी आरक्षण के साथ जो चीज़ें हुई थी उनको अब बंद किया जाएगा। वहीं इन सब के बीच जो एक मुख्य जो शख्स की भूमिका में थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अभी तक चुप्पी साधे हुई थी, लेकिन उन्होंने आज ऐलान किया है और ऐलान उन्होंने किया है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे। ये जो पूरी लड़ाई थी और इस लड़ाई में ओबीसी आरक्षण का मामला कहां से आया इस पर जिक्र करना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर बहस के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार कोर्ट जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 3 दिन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कानूनविदों से इस बारे में चर्चा की है और केंद्र ने साथ देने के लिए कहा है। ओबीसी आरक्षण मामले में कांग्रेस ने चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया था। इस पर बहस के दौरान कमलनाथ ने कहा था कि कोर्ट के ऑर्डर का बहाना न बनाएं, हम सब साथ कोर्ट चलते हैं, सदन सर्वसम्मति से इसे पास करें कि स्वीकार है या नहीं है। लेकिन ठीक उसी तरह जैसे लग रहा था कि सरकार को पहले से ही ये सब कुछ पता था कि ऐसे सुनवाई होगी और इस तरह से रोटेशन प्रक्रिया और परिसीमन को लेकर मामला फंसेगा, इस पर जो है अब राजनीति तेजी से छिड़ गई है। कांग्रेस ने रोटेशन के खिलाफ याचिका दायर की थी, ये कांग्रेस का पक्ष है और कांग्रेस ने यह दलील दी है कि शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि कांग्रेस के द्वारा जो रोटेशन के खिलाफ याचिका लगाई गई थी, यह शिवराज सिंह चौहान एक एक करके जो है वो कांग्रेस पर आक्रामक हो रहे हैं और ओबीसी आरक्षण के मामले में जो है जिम्मेदारी कांग्रेस की वो तय कर रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा उन्होंने कहा है कांग्रेस के द्वारा जो रोटेशन के खिलाफ याचिका लगाई गई थी उस पर ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने का निर्णय आया है। इसके लिए कांग्रेस ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। सरकार ने सभी वर्गों के हितों के लिए काम किए हैं। उन्होंने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग और हितों की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विपक्ष साथ देता है तो भी ठीक है और नहीं देता है तब भी ठीक है। शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस ने जो रोटेशन और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ में जो है याचिका दायर की थी उस पर यह निर्णय आया था कि ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई जाए, तो इसके लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के द्वारा जो ये कहा जा रहा था कि 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, यह सिर्फ दिखावा था। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि 27% आरक्षण देने का दिखावा किया गया था। उस वक्त लोकसभा के चुनाव थे, लेकिन जब हाईकोर्ट में इस आरक्षण को चुनौती दी गई तब तत्कालीन महाधिवक्ता ने पैरवी की थी। कमजोर पक्ष रखे जाने की वजह से हाईकोर्ट ने उसे स्थगित कर दिया था। हमारी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम किया है। जिन मामले में हाईकोर्ट में याचिका लंबित है उन्हें छोड़कर 27% का लाभ दिया जा रहा है। कई नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ भी अभ्यर्थियों को मिल चुका है। तो वहीं कोर्ट में जो है वो कांग्रेस के वकील नहीं बोले हैं, ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यही आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध ली थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कमलनाथ ने जवाबी कार्यवाही में यह कहा है, जवाब देते हुए यह कहा है कि सरकार के जो वकील थे जो वहां पर सरकार की पैरवी कर रहे थे वह सब कुछ जानते थे, तो उन्हें खुलकर यह कहना चाहिए था कि उन्हें ये जो आदेश है ये स्वीकार नहीं है। लेकिन सरकार सब कुछ जानते हुए चुप थी, सरकार के वकील चुप थे। इसके लिए
सरकार जिम्मेदार है। वहीं विवेक तनखा को लेकर कमलनाथ ने कहा कि विवेक तनखा को लेकर असत्य फैलाया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका कोई दायर ही नहीं की गई थी। जब यह निर्णय सुनाया जा रहा था उस समय सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। तो एक तरह से राजनीति छिड़ी हुई है ओबीसी आरक्षण को लेकर। भी देखना होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरह से स्थितियां बनती है और किस तरह से काम किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। अक्सर भ्रष्टाचार का जिक्र होता है, भ्रष्टाचार निवारण कानून का जिक्र होता है, तमाम उन खुलासों की बात होती है जो लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए किए जाते हैं, तमाम उन कार्यवाहियों की बात होती है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार आसानी से फल फूल रहा है। जो है डिंडोरी से ये मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में एक बार फिर लोकायुक्त ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ एक प्रोजेक्ट ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। 1 लाख रुपए के बिल को पास करवाने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। जो शाहपुरा में पदस्थ महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी सतेंद्र कुमार भलावी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सुबह जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भलावी ने पीड़ित से 1,84,000 रुपए का बिल पास करवाने की एवज में 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। तेजस्विनी जागृति महिला संघ के छात्र मित्र दिनेश समरिया की शिकायत पर लोकायुक्त ने भलावी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड इस वक्त जारी है। लगातार ठंड की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में 1.3 डिग्री का तापमान छतरपुर का नौगांव जो है वो सबसे ठंड माना जा रहा है। प्रदेश में शीतलहर की चपेट में है और इसके वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग अस्पतालों की ओर रुख भी कर रहे हैं। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ने से मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में ठंड से मामूली राहत जरूर मिली है, लेकिन मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अभी भी ठंड पहले की तरह ही बरकरार है। यह ठंड जो है ये अब 1 जनवरी के बाद ही या कि 2 या 3 दिन बाद ही इससे कुछ राहत मिलने के आसार हैं। 6 डिग्री के नीचे अधिकांश जो इलाकों का पारा जो है वो बना हुआ है। वहीं शहरों की बात की जाए तो रात का पारा 10 डिग्री से कम पर बना हुआ है। प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा शीतलहर की चपेट में है। मौसम वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि 24 घंटे में मौसम में बदलाव होगा। कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिल सकती है। ग्वालियर का रात का पारा 2 डिग्री के आसपास है। छतरपुर जिले के नौगांव में पारा 1.3 डिग्री सेल्सियस है। वहीं इंदौर, भोपाल और जबलपुर में रात के तापमान में मामूली बढ़त आई है। 25 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इसके बाद रात और दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार 25 दिसंबर के आसपास ग्वालियर, चंबल में हल्की बारिश की संभावना है। खजुराहो, नौगांव, सिवनी, उमरिया, ग्वालियर में कड़ाके की ठंड है और यहाँ मौसम विभाग ने सीवियर कोल्ड वेव घोषित किया है। इसके अलावा 9 जिले जिसमें से कोल्ड वेव की चपेट में भोपाल के अलावा रीवा, मंडला, सागर, सतना जो है यहाँ भी कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तेज ठंड का असर दिल और दिमाग में पड़ रहा है। लगातार हार्ट अटैक और इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज के मरीज सामने आ रहे हैं और लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। ठंड की चपेट में काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इसलिए लगातार जो ठंड का जो तापमान जो दर्ज किया जा रहा है, तो 3 डिग्री से नीचे जो प्रदेश के जिन जिलों का तापमान है, जिन जगहों का तापमान है, उस पर जिक्र किया जाए तो नौगांव में 1.3, उमरिया में 2.1, ग्वालियर में 2.2 और पचमढ़ी में 2.2 डिग्री सेल्सियस में तापमान है। 5 डिग्री से ऊपर जिन जगह पे तापमान है उस पर अगर बात की जाए तो धार में 8.4, होशंगाबाद में 8.4, इंदौर में 8.4, नरसिंहपुर में 7.2 डिग्री तापमान है। ग्वालियर में 2.2, जबलपुर में 5.2, भोपाल में 5.8 और इंदौर में 8.4 पर तापमान बना हुआ है। अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना को लेकर जो तीसरी लहर को लेकर जो आहट है उसकी वो अब इसको लेकर एम्स के डायरेक्टर ने भी, रणदीप गुलेरिया ने भी चेतावनी जाहिर की है कि आगे आने वाले किसी भी खतरे के लिए जो है वो देश तैयार रहे, क्योंकि विदेशों में जिस तरह के हालात हैं और कोरोना जिस तरह से अपना भयानक मंजर एक बार फिर से दिखा रहा है, इस खौफनाक मंजर की तस्वीरें अगर आप याद करेंगे कोविड-1 और कोविड-2 के दौरान, तो आपको ये समझ में आएगा कि लापरवाही को छोड़कर अब तमाम सावधानी रखने की ज़रूरत है और सावधानी के साथ ही आगे का जो
रास्ता है उसे तय करना चाहिए, क्योंकि तभी कोरोना से बचाव किया जा सकता है। वहीं जो संक्रमित मरीज मिल रहे हैं प्रदेश में, उनकी अगर बात की जाए तो 14 तारीख को 20 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई थी। वहीं फिर 18 पर आते हैं तो 18 को 18 मरीज मिले थे, 16 दिसंबर को 21 मरीज मिले थे, 17 को 21 मिले थे, 18 को 15 मिले थे, 19 को 20 मरीज मिले थे और 20 को 23 मरीज मिले थे। तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो है फिर से चिंता बढ़ाने लगी है। 10 दिनों में कोरोना के 196 नए केस मिल चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 23 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश के भोपाल और इंदौर कोरोना के हॉट स्पॉट बने हुए हैं। भोपाल में 10 और इंदौर में 9 केस सामने आए हैं। इंदौर में अफ्रीकी देशों से लौटे 2 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने का संदेह है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल दिल्ली भेजे गए हैं। वहीं सागर में 2 और रीवा और राजगढ़ में 1-1 पॉजिटिव मरीज मिला है। प्रदेश में 188 केस एक्टिव केस हैं। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहे विंध्या टाइम्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।